आज का टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र। अगर राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान में एक जल विभाजक रेखा है जिसका कल हमने विवरण देखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक रेखा जो राजस्थान की भी नहीं भारत की भी जल विभाजक रेखा है, जिसको हम कह सकते हैं एक तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, दूसरा अरावली। ठीक है, यानी ये क्या करती है, जो राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है, 4 भौतिक प्रदेश है। नंबर 1 कौन सा हो गया, थार का मरुस्थल, नंबर 2 खुद अरावली, और नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। अब ये क्या करती है, इसके पश्चिम में 1 भौतिक प्रदेश और इसके पूर्व में 2 भौतिक प्रदेश है। ये क्या करती है, यहां से जल का डिवाइडेशन करती है। और जल का डिवाइडेशन किस ओर करती है, एक पश्चिम की ओर, दूसरा पूर्व की ओर। अगर हम पूर्व की ओर बात करते हैं तो पूर्व की ओर क्या है, पूर्व की ओर क्या है, बंगाल की खाड़ी। पूर्व की ओर क्या है, बंगाल की खाड़ी। यानी अगर यहां से जल पूर्व की ओर जाएगा तो वो कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा। यही बात है भी, यहां से जो जल जाएगा वो कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा। और यहां से जो जल जाएगा वो कहां जाएगा, पश्चिम वाला कहां जाएगा, अरब सागर में जाएगा। यहां जाने के लिए एक ही माध्यम है, बंगाल की खाड़ी, और कोई सोर्स नहीं है। दूसरा यहां माध्यम एक है, या तो वो बंगाल की खाड़ी में जाएगा या वो कहां जाएगा, यमुना नदी में जाएगा। या तो वो कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, या वो कहां जाएगा, यमुना नदी में जाएगा। यानी स्पष्टतः वो बंगाल की खाड़ी में तो जल नहीं जा रहा है, तो कहां जा रहा है, यमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। यही बात है। या तो वो कहां जाएगा, सीधी कोई नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, नहीं ले जाती, क्योंकि ये बहुत दूर है। यानी राजस्थान की जो लास्ट बाउंड्री है उससे 2900 किलोमीटर दूर पड़ती है। ये कितनी पड़ती है, 2900 किलोमीटर दूर पड़ती है। यानी यहां से नदी 2900 किलोमीटर तक जल नहीं ले जा सकती, तो वो क्या करती है, इस माध्यम को कहां यूज करेगी, यमुना नदी में करेगी। यानी यमुना कहां लेके जाएगी, फिर बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी। हो गया बात एक। यानी दूसरी अगर इधर बात करते हैं तो इधर हमारे पास क्या है, एक है कच्छ का रण, एक है खंबात की खाड़ी, और एक है अरब सागर। अगर अरब सागर की दूरी की बात करते हैं तो हमसे कितना दूर है, 400 किलोमीटर दूर है। अगर खंबात की खाड़ी की बात करते हैं 275 किलोमीटर दूर है। अगर कच्छ की बात करते हैं तो कितना है, 225 किलोमीटर दूर है। क्लियर सी बात है। हमारे पास 3 इधर माध्यम है, यानी जल अरब सागर में तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहां जा रहा है, खंबात की खाड़ी में भी जा रहा है और एक कच्छ के रण में भी जा रहा है। 2 जगह जा रहा है ना। कई नदी ऐसी होगी जो अपना लास्ट जल कहां लेके जा रही है, कच्छ के रण में लेके जा रही है, और एक नदी ऐसी होगी जो खंबात की खाड़ी में, एक ऐसी होगी जो अरब सागर में जा रही है। दूरी आपको पता चली गया, इसकी 2900 किलोमीटर दूरी है, इसलिए एक माध्यम आ गया बीच में, कौन सा, यमुना आ गई। जैसे चंबल नदी है तो कहां जाके गिरेगी, यमुना में जाके गिरेगी, और यमुना कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इसने अपना माध्यम किसको बना लिया, यमुना को बना लिया। यहां बात करेंगे तो कच्छ का रण हो गया, खंबात की खाड़ी और अरब सागर हो गया, ये 3 इसके माध्यम हो गए। दूसरी बात है, यानी जो पूरा भारत है, उस भारत का जो 100% जल है उसका हमारे पास 1% ही जल है। राजस्थान के पास कितना है, 1% ही जल है। यानी जो 100% भारत में जल है, भूमिगत जल की मैं बात कर रहा हूं, जो भूमिगत जल है उसका 1% ही हमारे पास है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा का पूरा अपवाह तंत्र है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में डिवाइडेशन करेंगे इसका। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 3 माध्यमों में बांटेंगे। ठीक है, उतार लिया क्या,
यानी राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको हम 3 स्टेप में बढ़ेंगे, यानी उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। यानी राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूं। नंबर 1 है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। नंबर 1 कौन सा है? अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। और तीसरा है अंतः प्रवाही नदियां, यानी इन दोनों के अलावा इनमें किसी में भी नहीं जा रही है, वो कहां जाएगी? अतः प्रवाही क्षेत्र में जाएगी। यानी ये नदियां कहां विलुप्त हो जाएगी? किसी मिट्टी में विलुप्त हो जाएगी, किसी झील में विलुप्त हो जाएगी, यानी ये किसी महासागर, सागर या आगे नदी में नहीं जा रही है, यानी ये अंतः प्रवाही क्षेत्र हो गया। अगर हम 100% में डिवाइडेशन करते हैं, अगर 100% का डिवाइडेशन करें तो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाला प्रतिशत कितना है? 17.1% कहां जा रहा है जल? अरब सागर में। 22% जल कहां जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। और 60.2% कहां जा रहा है? अंतः प्रवाही क्षेत्र में जा रहा है। यानी सबसे ज्यादा जल कहां होगा? अंतः प्रवाही में होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कौन सी है? मौसमी नदियां हैं, जो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है और वर्षा ऋतु के बाद सूख जाती है, यानी मिट्टी में विलुप्त हो जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? अतः प्रवाही नदियों का है। दूसरी अगर बात करते हैं तो आपसे ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा नित्यवाही जो नदियां हैं, जो प्रति वर्ष पूरे साल वर्ष बहती रहती है, वो नदी कौन सी है? उसमें से 3 ही नदी प्रमुख है। नित्यवाही नदियों में अगर बात करते हैं तो 3 ही प्रमुख है। कौन सी? बनास, चंबल और माही। 3 ही प्रमुख नदी है जो नित्यवाही है, बनास, चंबल और माही। क्योंकि जो बनास है उसको चंबल से ही जल मिलता है, इसलिए ये पूरे वर्ष बहती रहती है। और माही आपको पता है। और 3 दोनों ही जो नदी है कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश से आ रही है। यानी दोनों ही नदियां कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश से आ रही है। तो इसमें पूरे वर्ष भर क्या रहता है? जल रहता है। तो ये 3 माध्यम हो गए, हो गया। अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? माही, लूनी, उसके अलावा साबरमती, उसके बाद पश्चिमी बनास। ये प्रमुख नदियां जो कहां जा रही है? अरब सागर की ओर जल ले जा रही है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो चंबल, बनास, बाणगंगा और इनकी सहायक नदियां। इनकी सहायक नदियां सारी आ जाएगी, परवन आ जाएगी, चाप आ जाएगी, मोरेल आ जाएगी, बामनी आ जाएगी, सारी आ जाएगी इनकी सहायक जो भी है। अगर अंतः प्रवाही की बात करते हैं तो सबसे बड़ी नदी तो हो गई घग्गर, उसके बाद कांतली, उसके बाद में मसूरदी। यानी ये अंतः प्रवाही प्रमुख नदियां। क्लियर है? अब चलेंगे नंबर 1 कौन सी पर? बंगाल की खाड़ी की ओर। हो गया? नंबर 1 है चंबल। इसको क्या बोलते हैं? चर्मणवती, कामधेनु, बारहमासी और नित्यवाही। और नित्यवाही ये इसके अन्य नाम हो सकते हैं। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम राजस्थान में नहीं है ना। जानापाव की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी, यानी इस पहाड़ी के पास कौन सी झील है?
मेहंद झील है क्या? जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करें 966 माही की है क्या? छोड़ दो, जाना पाओ की पहाड़ी, क्योंकि दोनों पास पास ही है। जाना पाओ की पहाड़ी से कुल लंबाई 966 किलोमीटर। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 135 ही किलोमीटर बहती है ये। राजस्थान में 135 ही किलोमीटर बहती है। अगर बांध की बात करें तो इस पर कितने बांध है? 4 बांध है। इस पर कितने बांध है? 4 बांध है। पहला बांध कौन सा है इस पर? गांधी सागर, गांधी सागर बांध। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नंबर दूसरा कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नंबर 3 जवाहर सागर, और एक हो गया कोटा बैराज। ये हो गए कोटा। सबसे पुराना भराव क्षमता से सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर। सबसे पुराने की बात करते हैं तो ठीक है। उद्गम हो गया। लास्ट ये कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी कह सकते हो आप, लेकिन स्पष्ट नहीं गिरती। कहां गिरेगी? यमुना में गिरेगी। हमने ये पहले ही बात की थी। कहां गिरेगी? यमुना में गिरेगी। यमुना से जल कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो स्पष्टता तो नहीं जाती। अपना जल कहां लेके जाती है? यमुना में। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसके अलावा इस पर एक क्या है? जलप्रपात। कहाँ है? चूलिया जलप्रपात। चित्तौड़गढ़ नहीं मिले तो बेसरोडगढ़ मिलेगा। चित्तौड़गढ़ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बेसरोडगढ़ मिलेगा। कितना है? 18 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर ऊंचा है। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सी दो नदियों पर है ये? किसके संगम पर है ये? चंबल और बामनी। चंबल और बामनी के संगम पर है। और एक यहाँ त्रिवेणी संगम भी है इस पर। एक क्या है? त्रिवेणी संगम। वो कहाँ है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। कौन सी नदी है? बनास, चंबल और सीप। ये एक है इस पर त्रिवेणी संगम। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण भी करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है, यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसमें कुछ खड्ड पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि, या आप इसको कह सकते हो डांग क्षेत्र, या आप इसको क्या कह सकते हो? डांग क्षेत्र। यानी गहरा जो भाग है इसके आसपास का, जहां झाड़ वन वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, वो ज्यादातर ये देखने को आपको मिलेगा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगा? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में बहती है?
कितने राज्यों में बहती है भाई? 3 राज्यों में बहती है ना। मध्य प्रदेश से राजस्थान में आई, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में गई, तो 3 राज्यों में बहती है ना। और 3 राज्यों में इस नदी के सहारे सहारे क्या चीज है? नदी के सहारे सहारे क्या चीज है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य इस नदी पर है, एकमात्र नदी अभ्यारण्य है भारत का, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश तक है। 3 राज्यों में बहने वाली नदी है ये। इसकी कुछ सहायक नदियों के नाम लिख लो जो इसकी सहायक है। कौन कौन सी है इसकी सहायक? बनास। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई? कई बार पूछ लेते हैं भी सहायक नदी। अगर सहायक की बात करें, नंबर 1 मेज, नंबर 2 बनास, नंबर 3 गौड़ा पछाड़, नंबर 3 पार्वती, काली सिंध, बेडच, परवन, खारी, ईज, मोरेल और गुंजाली। बस इतनी तो याद रहे बहुत है। हाँ वो लिख लिया क्या? आहू, 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 क्योंकि वो तो जरूरी है ना, वो बहुत जरूरी है आहू, क्योंकि आहू प्लस परवन पर कौन सा किला है? झालावाड़ का आहू प्लस परवन, और चित्तौड़ का बेडच के किनारे, और कोटा चंबल के किनारे। कोटा जो शहर है वो चंबल के किनारे, चित्तौड़गढ़ है वो बेडच के किनारे। दूसरी नदी है बनास। दूसरी है बनास, इसको क्या बोलते हैं? वन की आस, वर्णासा, वशिष्ठी नदी, वशिष्ठी नदी ये बोला जाता है ना इसको, वर्णासा, वशिष्ठी नदी, वन की आस। अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां कहां पड़ता है ये? राजसमंद में। कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर लंबी, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है बनास, जिसका बहाव सिर्फ राजस्थान में ही है, उद्गम भी राजस्थान में और अंतिम स्थल भी राजस्थान में। अगर अंतिम स्थल की बात करें, अंतिम स्थल की बात करें तो ये कहाँ है इसका अंतिम स्थल? रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में। किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। यानी कहाँ जाती है ये? चंबल में जाती है। बांध है क्या इस पर कोई बांध? कोठारी बांध। कौन सा बांध है? कोठारी बांध, मांडलगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। कोठारी बांध, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। अगर त्रिवेणी संगम की बात करें तो इस पर कितने त्रिवेणी संगम है? 3 त्रिवेणी संगम है। नंबर 1 कौन सा है? कौन सा है? बिंगोद। 1 नंबर है बिंगोद, भीलवाड़ा। दूसरा बिसलपुर, टोंक। और तीसरा रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर।
3 इस पर क्या हो गए? त्रिवेणी संगम। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है बनास, जिसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। त्रिवेणी संगम में बांध अलग अलग चीज होगा। त्रिवेणी संगम क्या होता है सुन लो। त्रिवेणी संगम क्या होता है सुन लो। त्रिवेणी संगम क्या होता है? ये एक नदी, ये 2 नदी और ये 3 नदी। ये क्या है? जहां तीनों धाराएं आके एक हो जाती है वो क्या होता है? त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी संगम है। बांध क्या होता है? ये नदी है चंबल, इसके जल को हमने यहां रोकने की कोशिश की, ये भराव हो गया, ये क्या होगा? बांध होगा। ये भराव हो गया, ये क्या होगा? बांध होगा। ये रोका जाता है। किस लिए रोका जाता है इसको? अगर इस नदी, देखो नदी को मोड़ा नहीं जा सकता, प्राकृतिक होती है, नदी को नहीं मोड़ा जा सकता। हम इसको कहीं नहीं लेके जा सकते, ये अपनी मर्जी से जाएगी, नहीं लेके जा सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके रास्ते में क्या बनाते हैं? हम बांध बनाते हैं और इसके जल को रोकते हैं। और रोकने के बाद उसको जो कृत्रिम नहर बनाई जाती है उस नहर में डालते हैं और वो कहाँ पहुँचाया जाता है? पीने के लिए और सिंचाई के लिए। जैसे बनास नदी का हमने क्या कर लिया, यहाँ बीसलपुर में बीसलपुर बांध बना के उपयोग कर लिया ना। बीसलपुर में बीसलपुर बांध बना के हमने उपयोग कर लिया। किस लिए? जयपुर और टोंक जिलों में पेयजल हो गया, प्लस सिंचाई के लिए उपयोग हो गया। यानी पाइपलाइन से इसको पानी पीने के लिए भेज दिया जाता है, बाकी सिंचाई के लिए। दूसरा, हमने यहाँ बात की थी कोठारी बांध की। हमने कोठारी बांध बनाया मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ये वहां बनाया जाता है, ये वहां बनाया जाता है जहां भाग क्या हो, एकदम से ऊंचा आ जाए, वहां बनाया जाता है। नीचा भाग होगा वहां नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहां कंट्रोल नहीं होगा जल का। जहां भाग ऊंचा होगा, जैसे किसी की नदी आ रही है और नदी के बाद में ऊंचा पहाड़ आ गया या कोई भाग आ गया, वहां बनाया जाएगा, यानी उसको कंट्रोल कर लिया जाता है जल को। नीचे भाग में ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बांध अलग चीज होती है, त्रिवेणी संगम अलग चीज होता है और जलप्रपात अलग चीज होता है। तीनों अलग अलग चीज है। जलप्रपात ऊपरों जल गिरना, वाटरफॉल जिसको हम बोलते हैं, यानी ऊपर से जल नीचे गिरना। जैसे चूलिया जलप्रपात में गिर रहा था ना, ऊपर से जल नीचे 18 मीटर नीचे गिर रहा था, वो क्या था? जलप्रपात था। ये त्रिवेणी संगम अलग होता है और ये बांध अलग होता है। बनास की सहायक नदी कौन सी है भाई? खारी, मानसी, बेडच, गंभीरी, कोठारी। दूसरा नदी तंत्र है बाणगंगा नदी तंत्र। दूसरा जो नदी तंत्र है, दूसरा नहीं तीसरा जो नदी तंत्र है वो है बाणगंगा नदी तंत्र। बाणगंगा नदी तंत्र, इसको किस नाम से जाना जाता है? रूडित, रूडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी। ठीक है, अब देखो, एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है, अकेली बहती है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, अकेली बहती है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी, आपको इसकी सहायक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी सहायक है ही नहीं। दूसरा ये कह रहा है रूडित नदी। रूडित नदी का तात्पर्य क्या होता है? इसका उद्गम कहां से होता है? पहले हम ये देख लेते हैं इसका उद्गम कहां से होता है। बैराट की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, जयपुर। और इसके बहाव की बात करते हैं तो ये जयपुर से कहां जा रही है? दौसा, और दौसा से ये जाएगी भरतपुर, और भरतपुर से आगे निकल जाएगी बाहर, भरतपुर से बाहर, राजस्थान से बाहर निकल जाएगी। अब ये कह रहा है रूडित नदी। रूडित नदी का मतलब है दौसा से बाहर निकलते ही ये नदी विलुप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता ये नदी है या नहीं। एक नाला, एक मतलब बहाव, जल का बहाव हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि नदी है कि नहीं। वापस ये मैदान पर आती है भरतपुर में जाके, और भरतपुर में जाके क्या करती है? इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है भरतपुर को।
ताला लगा देती है वहां। एकानी जली जलो जे और एकानी भूमिगत भागो जे, यानी यहाँ क्या कर देती है, ये ताला लगा देती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रूडित और ताला नदी। अर्जुन की गंगा आपको पता ही है, क्योंकि जो पांडवों को वनवास मिला था उन्होंने बैराट के आसपास ही अपना सारा का सारा वनवास काटा था। कितने साल का वनवास मिला था उनको? 13 का मिला था। 1 साल को अज्ञातवास और 13 का, 1 साल तो पता ही नहीं चलना चाहिए भी कहाँ रहे वो। 13 साल जब वो यहाँ रहे थे तब अर्जुन ने इस नदी का जल निकाला होगा, ये इसकी उत्पत्ति हुई होगी, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इस नदी पर एक बांध है, इस नदी पर भी एक बांध है, रामगढ़ बांध। इस नदी पर एक बांध है रामगढ़, रामगढ़ बांध है जयपुर, रामगढ़ झील के पास। रामगढ़ बांध कहाँ है? जयपुर में। रामगढ़ बांध जयपुर में है, जहां रामगढ़ झील बनी हुई है। उसके बाद है बनास नदी तंत्र, लंबाई 380, लंबाई 380 किलोमीटर। 480 बनास की, इसकी 380। उसके बाद आएंगे अरब सागर प्रवाह में। अरब सागर प्रवाह की बात कर रहे हैं तो पहला ही कौन सा होगा? माही, माही नदी। माही नदी की बात करें, इसके कौन कौन से नाम है? माही के कौन कौन से नाम है? आदिवासियों की गंगा, इसे क्या कहते हैं हम? आदिवासियों की गंगा। ठीक है, एक इसको क्या कह सकते हैं? कांठल की गंगा। एक हम क्या कहते हैं इसको? बागड़ की गंगा। और इसी को हम बोलते हैं स्वर्ण रेखा। कौन से राजस्थान की? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, या आप कह सकते हो लाइफ लाइन। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, या आप कह सकते हो लाइफ लाइन। दूसरी बात, अब देखो कांठल जैसे विशेष आपसे पूछा जाता है तो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ का माही नदी के किनारे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं कांठल। तो कांठल किसका प्राचीन नाम हो गया? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम हो गया कांठल। तो बागड़ का मतलब यहाँ ये है डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, दोनों क्षेत्रों को क्या बोलते हैं हम? बागड़ बोलते हैं। और कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ बागड़ी बोली जाती है, इसलिए ये बागड़ का हो गया। आदिवासियों का आपको पता ही है कि राजस्थान में आदिवासियों का बहुल कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में बहुल है, इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। विशेषतः माही नदी का सर्वाधिक जो लाभ है वो आदिवासियों को ही मिलता है। माही नदी का जो सर्वाधिक लाभ है वो किसको मिलता है? आदिवासियों को मिलता है, इसलिए आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंस बात यह है इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है इसका? उद्गम मेहंद झील, विंध्याचल जो श्रृंखला है, विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, उस श्रृंखला में एक झील है जिसका नाम क्या है? मेहंद झील से इसका होता है उद्गम। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। राजस्थान में अगर बात करें तो ये प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा से। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। वापस कहाँ चली जाती है? डूंगरपुर से होती है गुजरात को चली जाती है। यानी खांडू गांव से प्रवेश करके कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। यानी ये किस प्रकार की आकृति बनाती है? उल्टा यू बनाती है, उल्टा यू की आकृति बनाती है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, क्या कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एक बार जब प्रवेश करती है तब, एक बार जब वापस जाती है तब। उल्टा यू की आकृति भी बना दी और 2 बार ये क्या कर दिया? इसको काट भी दिया। कुल लंबाई 576 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर।
ठीक है। राजस्थान में लंबाई कितनी है 171, कुल लंबाई कितनी है 576 किलोमीटर। अगर इस पर बांध की बात करते हैं तो इस पर कितने बांध है, इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। नंबर 1 माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ है ये, बांसवाड़ा में। दूसरा यहां पर एक कागदी पिकअप बांध भी है, इसके बाद एक कागदी पिकअप बांध है, ये भी कहाँ है, बांसवाड़ा। उसके बाद एक गुजरात में है, इस पर कडाना बांध, कडाना बांध कहाँ पर है, गुजरात में। ये 3 बांध है इस पर कितने बांध है, 3 बांध है। अगर अंतिम स्थल की बात करें तो ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरेगी। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाके गिरेगी, ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरेगी, यानी अरब सागर की जो खंबात की खाड़ी है वहां जाके गिरेगी। कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 किलोमीटर है। माही बजाज सागर परियोजना, देखो ये बजाज बीच में नाम है, जमनालाल बजाज को समर्पित है, जो राजस्थान के क्या थे, एक नेता थे, इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, आदिवासियों से संबंधित कार्य किया, इसलिए इसको बाद में क्या नाम दे दिया गया, माही बजाज सागर परियोजना। और इसका सर्वाधिक जो लाभ है आदिवासियों को मिल रहा है, इसका सर्वाधिक जो लाभ है किसको मिल रहा है, आदिवासियों को मिल रहा है। एक यहाँ आपको पढ़ना होता है 56 का मैदान, 56 का मैदान, और ये 56 का मैदान कहाँ पड़ता है, 56 का मैदान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, इन दोनों के बीच में पड़ता है 56 का मैदान। 56 नदी नालों का एक समूह पड़ता है, माही नदी में आता है ये, तो ये कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा में पड़ता है। ये थी माही नदी तंत्र। कोई दिक्कत है, हाँ त्रिवेणी संगम, एक त्रिवेणी संगम, ये लिख लिया क्या, एक इस पर त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम सोम माही जाखम, ये एक त्रिवेणी संगम है। बेणेश्वर डूंगरपुर में है, एक त्रिवेणी संगम है, जहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, यानी नहान होता है यहाँ पर। ये आदिवासियों का क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ है ये आदिवासियों का कुंभ है। कुंभ का मतलब होता है, मेला तो होता ही होता है, बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। कुंभ का मेला होता है, बहुत भारी संख्या में इकट्ठा हुआ है, एक व्यक्ति मतलब हाथ छूट के किन्ने चले जाओ तो पता कौन लगा किन्ने गए, ठीक है। नेक्स्ट है लूनी नदी तंत्र। लूनी नदी तंत्र, लूनी को किस नाम से जानते हम, किस नाम से, मारवाड़ की या आप कह सकते हो मरुगंगा, इसी को हम क्या कहते हैं, लवणवती, इसी को हम क्या कहते हैं, सागरमती, इसी को हम क्या कहते हैं, सागरमती। उद्गम कहां से होता है इसका, इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है, इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। और लंबाई इसकी कितनी है, 300 किलोमीटर, कई में मिलता है 300
50 किलोमीटर। इसका प्रवाह 6 जिलों में है, इसका प्रवाह 6 जिलों में है। और ये कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरेगी जाके। कहाँ गिरेगी? कच्छ के रण में गिरेगी। इसका जो जल है वो बालोतरा तक तो क्या है? मीठा। और उसके बाद क्या हो जाता है? खारा। तो बालोतरा के बाद इस नदी को किस नाम से जानते हैं हम? लूणी नदी या खारी नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ इसका नाम सागरमती है, आगे जाके इसका नाम हो जाता है लूणी। इसकी सहायक नदियां मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, और रहेगी कोई? हाँ, एक लीलड़ी। एक इस नदी के किनारे मेला भरता है, पशु मेला। कौन सा? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। और इसका जो अपवाह है, इस नदी का जो अपवाह है वो राजस्थान का टोटल का 10.41% भाग इसके पास है। 10.41% अपवाह तंत्र इसके पास है पूरे राजस्थान का। अगर हम लूणी की बात, बनास चंबल की बात करते हैं तो उसके पास कितना है? 22% भाग है उसके पास। जो टोटल है उसका 22% है, यानी उसका जो जल है वो राजस्थान के 22% हिस्से तक जाता है। इसका 10.41% तक जाता है अपवाह तंत्र में। उसके बाद है अंतःप्रवाही नदियां। अंतःप्रवाही नदियां जो अपना जल कहाँ लेके जाती है? कहीं पर भी लेकर नहीं जाती। कहाँ डाल देती है? कहाँ डाल देती है भाई? किसी मिट्टी में विलुप्त हो जाती है। नंबर 1 है गग्गर। इसको किस नाम से जानता है? नाली, नाट, मृत नदी। इसे कहते हैं हम सरस्वती या दसद्वंती या दसद्वंती, क्योंकि उसके पेटे में या नाले में बहती है ना। सरस्वती या दसद्वंती किसके पेटे में बहती है? ये प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके पेटे में बहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सरस्वती या दसद्वंती। कुल लंबाई कितनी है इसकी? अगर लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर। अगर उद्गम की बात करें तो कालका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान की बात करें तो विशेषतः कौन से जिले में बहती है? हनुमानगढ़ में बहती है। और इसके अलावा गंगानगर के सूरतगढ़ तक जाती है। गंगानगर के सूरतगढ़ तक जाती है। इस नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता स्थित है। प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता स्थित है। इसका जो जल है, जब इसमें बाढ़ आती है या जब बाढ़ आती है कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। जब इसमें बाढ़ आती है तब की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर जब बाढ़ आएगी इस जल की, उसको क्या बोलेंगे हम? अकरा। वहाँ क्या बोलेंगे? इसको अकरा बोलेंगे। इस नदी का जो क्षेत्र है वो किस मिट्टी का है? जलोढ़ या आप कह सकते हो चिकनी मिट्टी का क्षेत्र है।
जलोढ़ या चिकनी मिट्टी का क्षेत्र है। और इसका अंतिम स्थल वैसे हम कहाँ तक मान सकते हैं, सूरतगढ़ तक मान सकते हैं, क्योंकि सूरतगढ़ तक जल जाता ही नहीं, हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है और आता ही नहीं इतने दूर, तो फोर्ट आवास तक तो कभी कभी आता है जब बाढ़ आती है। लगभग कहाँ तक आता है, सूरतगढ़ तक आता है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो इस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के। इसको डेड रिवर भी कहा जाता है, यानी मृत नदी है ये। वैसे आपको अंतिम स्थल जब फोर्ट आवास होगा ना अंदर ऑप्शन में, तो फोर्ट आवास ही बताना होगा। अगर ऑप्शन में फोर्ट आवास है तो आपको फोर्ट आवास ही बताना होगा, अगर वो फोर्ट आवास नहीं है तो इसका अंतिम स्थल सूरतगढ़ होगा। देखो झील तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है, लेकिन ये नदी उस झील का निर्माण नहीं करती। तलवाड़ा झील जरूर है, लेकिन ये नदी उस झील का निर्माण नहीं करती। उसके बाद है कांतली नदी। कांतली नदी कहाँ पर है ये, शेखावाटी क्षेत्र, यानी ये कहाँ बहती है, कहाँ इसका उद्गम होता है भाई, उद्गम कौन सा है इसका, खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर, और यहां से ये कहाँ जाती है, झुंझुनू, और झुंझुनू से आएगी चूरू की बॉर्डर पर, यानी चूरू की सीमा पर आगे ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई के बारे में अगर बात करें तो कुल लंबाई कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है उसको बोलते हैं तोरावाटी। इसका जो अपवाह क्षेत्र है उसको बोलते हैं तोरावाटी। और कांतली कहने का मतलब है ये पहले क्या करती थी, मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा करती थी, इसलिए इसको कातली कातली कहते कहते नाम हो गया कांतली। काटली काटली इसका नाम क्या हो गया, कांतली। और राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है कौन सी, गणेश्वर जो सभ्यता है वो इस नदी के किनारे है। जो गणेश्वर सभ्यता है राजस्थान की कौन सी है, ताम्रयुगीन। जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उनकी जननी है ये। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो कहाँ है, इस नदी के किनारे पर है। एक बात ये होगी। दूसरी बात, यहाँ क्या पाए गए, कांटे, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे पाए गए। मछली पकड़ने के तांबे के कांटे। जब इस नदी में बहुत ज्यादा जल होता था तब यहाँ लोग क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, तब के कांटे पाए जाते हैं। तो ये सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित थी, इसलिए इसको गणेश्वर जो सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है।